दोस्तों, एक अपाहिज भाई ने अपनी बहन से रक्षाबंधन पर कुछ इस तरह से राखी बंधवाई। जब लोगों ने देखा तो लोग भी रोने लगे और लोगों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरी कहानी जानेंगे और यह कहानी द्रवित करने वाली है, पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली के एक गांव के अंदर एक गोपाल नाम का लड़का रहा करता है, जिसकी उम्र अभी 10 ही साल है। 10 साल का लड़का है। उसकी छोटी बहन है सरिता, उसकी उम्र 6 साल की है। और जो गोपाल है उसका पैर खराब है, वह बैसाखी लेकर के चला करता है। बचपन में कोई पोलियो वगैरह उसको हो गया था और उसके घर में उसके माता पिता हैं। माता पिता मजदूरी किया करते हैं, जैसे औरों के खेतों पर कोई काम मिल जाए, आलू बीनने का काम मिल जाए, खेतों पर लाई कटाई करने का काम मिल जाए, इस तरह का काम उसके माँ बाप करते हैं। दूर दराज का गांव है और वहीं पर वे अपना कमाते हैं और बच्चों को पाल रहे हैं। खेती बाड़ी पर पूरा जीवन इनका टिका हुआ था और वो खेती बाड़ी भी दूसरे के खेतों के अंदर। अब क्या होता है, एक बार की बात है, बैसाख का समय था। जो इनका पिता होता है किसी के गेहूं कटवाने के लिए जाता है कटर से, कई जगह पर लाख उठवाना कहते हैं उसको। और गेहूं जब कट जाता है तो उसको थ्रेसर से निकाला जाता है, भूसा अलग और गेहूं अलग। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो यह जो पिता होता है मजदूरी पर उनके साथ चला जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि उस थ्रेसर के अंदर जो पिता होता है वह आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बहुत बड़ा ये हादसा था। लोग भी बड़े गमगीन थे कि भाई बहुत बुरा हुआ गरीब आदमी के साथ। अब घर के अंदर रह जाती है माँ और बेटा जो कि अपाहिज है, बैसाखी से चलता है। बेटी जो कि 6 साल की है। अब जो माँ होती है उसके कंधों पर सारा बोझ अपने बच्चों को पालने का आ जाता है। लेकिन माँ हिम्मत नहीं हारती है। माँ काम करती रहती है लगातार, दूसरे के खेतों में काम करती है और घर पर भी उसने कुछ पशु बांधे हुए हैं, जैसे कि भैंस, गाय, उनका दूध बेचकर अपने बच्चों को पाल रही होती है। अब किस्मत की बात ऐसी होती है दोस्तों, 1 साल के बाद ही जो माँ होती है उसको उसके घर का ही जो बैल होता है उसके पेट में सींग मार देता है। और सींग मार दिया जाता है। उस समय तो उसकी मृत्यु नहीं होती है और उसका इलाज करवाया जाता है, लेकिन वह सही नहीं हो पाती है और पेट दर्द की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले उस माँ को आभास हो गया था कि भाई मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। और इसलिए वो अपने बेटे से कहती है, जो गोपाल है 10 साल का है, बैसाखी से चलता है, पैर खराब है, बेटे से कहती है कि बेटा, मेरे मरने के बाद अपनी बहन की रक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा करना। ज़माना बहुत ख़राब है, बहन को अपने कलेजे से दूर मत होने देना, कभी भी अकेला मत छोड़ देना, वरना तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। और इसकी रक्षा करना और इसकी देखभाल करना, इसको खाने के लिए समय पर देना। लेकिन बेटा, मैं कहूँ भी तो किससे कह रही हूँ, तुम तो पैर से ही पहले ख़राब हो और तुम जो भी तुमसे हो सके अपनी बहन के लिए अच्छा करना, मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में रहूँगी नहीं। और वही बात होती है दोस्तों, 2 दिन के बाद उस माँ की मृत्यु हो जाती है। बच्चे रोते हुए रह जाते हैं और बेटा और जो बेटी होती है माँ माँ कहकर लिपट लिपट कर खूब रोते हैं। लेकिन जो होनी होती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। आस पड़ोस के लोग देखते हैं भाई बच्चे रह गए अकेले, तो कुछ दिन तो माँ के मरने के बाद उनको खाना वगैरह देते हैं। लेकिन दोस्तों, घर घर की यही कहानी होती है। किसी घर में औरत ख़राब होती है, किसी घर में आदमी पुरुष ख़राब होता है। कहने लगते हैं कि इनको हम कहाँ तक खाना खिलाएंगे, इनका हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। और उसके बाद दोस्तों, अब इनको खाना मिलना बंद होने लगता है। दोनों बच्चों को अकेले रह जाते हैं, भूखे प्यासे रहने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नौकरी या फिर कोई काम भी नहीं कर सकता है। यह लड़का 10 साल का ही तो है, बैसाखी से चलता है, आधा शरीर खराब है, तो अब इसको कोई काम भी नहीं मिलता है। भूखे मरने की नौबत आ जाती है। टकटकी लगाकर लोगों की तरफ देखते रहते। लेकिन अब जो लड़का होता है वह पड़ोस में एक चाचा ताऊ के यहाँ पर जाता है, जहाँ पर जिनके खेतों में उसका पिता काम किया करता था। और सर्दियों के दिन थे, सर्दियों में गेहूं की फसल उसने बोई हुई थी। अब वह उसके घर जाकर कहता है, ताऊ जी मुझे कोई काम दे दीजिए और काम के बदले बस मेरा और मेरी बहन का पेट भर दीजिएगा, बस इतना ही मुझे चाहिए। अब ये मामला सस्ते का लग रहा था, तो उसके बाद जो ताऊ होता है इनसे कह देता है कि ऐसा करो, हमारी फसल है खेत में
और वहाँ पर एक झोंपड़ी और एक मचान बनाई हुई है हमने, यानी कि थोड़ा लकड़ियों को गाड़ करके, और एक ऊपर एक बेड सा बना देते हैं, यानी कि मचान जिसको कहते हैं, थोड़ा ऊपर होती है फसल से, और उस पर तुम्हें बैठे रहना है। और जब तुम्हें दिखाई दे कि मेरे चारों किलों में, 4 किले के बीच में वो मचान थी, कि कोई जानवर घुस रहा है, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वहीं झोंपड़ी से ही ये पीपा है तुम्हारे हाथ में, इस पीपे को बजा दिया करना। पीपे का शोर सुन करके, जो पीपा होता है ना लोहे का, जो कनस्तर होता है, जो एक कैन होती है, उसमें डंडा मारते हैं तो आवाज़ ज़्यादा आती है, इसको जब तुम बजा दोगे तो वो जानवर भग जाया करेंगे और ये रखवाली हो जाएगी मेरे खेतों की। और तू ऐसा कर, रखवाली करने लग मेरे खेतों पर, और इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को खाना दे दिया करूँगा। अब तो यहाँ पर जो खेत वाला था उसके लिए तो बहुत सस्ता मजदूर मिल रहा था, लेकिन जो लड़का और लड़की होते हैं उनको बड़ा तसल्ली होती है कि चलो खाने का इंतज़ाम तो हो गया। अब यहाँ पर लड़का रात के समय में चला जाता है खेतों पर, लेकिन जाने से पहले वह सोचता है कि मेरी बहन घर में अकेली रह जाएगी, और बहन रोने लगती है, भैया कहाँ जा रहे हो, मैं अकेली हूँ। भाई अपना वापस आता है, बैसाखी को नीचे रखता है, कहता है बहन मैं समझ सकता हूँ तुम अकेली हो और मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊँगा, चिंता मत करना। घर से एक फटा पुराना कंबल लेता है और अपनी बहन की उंगली पकड़कर पहुँच जाता है रात के समय खेतों पर। सन्नाटा हो रहा था, झींगरों की आवाज़ें चलती, सर्द हवाएं चलती, फटा हुआ सा एक कंबल है और एक बैटरी टॉर्च उसने दे रखी थी जो खेत का मालिक था। अब यह अपनी बहन को ले जाकर वहीं पर उस झोंपड़ी के अंदर बैठ जाया करता। अब इसको जब कहीं कोई थोड़ा बहुत शोर सुनाई दिया करता तो जो पीपा था, कैन थी, कनस्तर था, उसमें डंडे मारकर आवाज़ करके जानवरों को भगा दिया करता। रात में सर्दी लगती, नींद तो आती नहीं थी क्योंकि सर्दी को रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। फटा हुआ सा एक कंबल था जो कि बाबूजी का था, और वह अब अलाव जलाते कई बार रात में जंगल में, खेतों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है सर्दी के समय में। गाँव में, घरों में या शहरों में इतनी सर्दी नहीं होती है क्योंकि खेतों में, गेहूं के खेतों में पानी लगाया जाता है तो पानी की वजह से भी ठंड बढ़ती है और सर्द हवाएं चलती हैं। वहाँ पर कोई रोक टोक तो होती नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अलाप पजार लेते, यानी कि कोई थोड़ा सा लकड़ियों को जला लेते, उससे थोड़ी ठंड दूर हो जाया करती। और इसी तरह से वो दोनों बहन भाई रात भर कप कपाती ठंड में काँपते हुए होठों से खेतों की रखवाली करते, और सुबह उनको खाना मिल जाया करता और फिर शाम को भी खाना मिल जाता। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। कई बार जैसे होली है, दिवाली है, तो वह जो खेत का मालिक था होली दिवाली पर तरस खा करके उनके थोड़े बहुत सस्ते मंदे टाइप के कपड़े सिलवा दिया करता जो कम पैसों में सिला करते। इसी तरह से अपना तन ढके हुए, अपना जो पेट की आग है उसको शांत करने के चक्कर में इसी तरह से इनको कई साल गुजर जाते हैं और अब यह बड़े हो जाते हैं। अभी भी यही काम चल रहा था, खाना वो लोग दे दिया करते। लेकिन अब इतना हो गया था कि अब यह लोग, जब बहन बड़ी हो गई थी तो बहन अब खाना बना सकती थी, रोटी बना सकती थी अपने आप। तो यह उस खेत के मालिक से, जैसे गांव के और लोग कहते हैं भाई इनको खाने पर ही रखेगा तू, इनको कुछ दे दिया कर, तो गांव के और लोगों के कहने पर वो जो खेत का मालिक था इनको कुछ गेहूं के कट्टे भरकर दे दिया करता था जो साल भर इनका खाना जिनसे हो सके और जिनसे इनकी रोटियां बन सकें। तो अब ये गेहूं ले लिया करते रखवाली के चक्कर में। और अब एक दो खेत वाले और थे साइड में, वो भी कह देते हैं भाई हमारे खेतों की भी रखवाली कर दिया कर, हम तुम्हें अनाज दे दिया करेंगे इसके बदले में बैसाख में। तो इस तरह से अब इनके पास खाने के लिए अनाज काफ़ी हो जाता है और अपने अंदर वाले कोठे में अनाज को भर लिया करते। और भाई अब अकेला रखवाली कर लिया करता और बहन अंदर से दरवाज़ा लगा करके आराम से घर सोया करती, क्योंकि अब वह बड़ी हो चुकी थी। अब इनके पास अनाज इतना तो हो जाया करता था कि एक तो उससे आटा, जैसे गेहूं को पिसवाने के बाद आटा बन जाया करता, रोटी के लिए काफ़ी हो जाता। और कुछ अनाज जो बच जाता था उससे थोड़ी थोड़ी अनाज से सब्जियां ले लिया करते थे। जैसे कि बेचने वाले गांव में आते हैं तो वो अनाज के बदले में भी सब्जियां देते हैं। आज भी ये चलन है, शायद शहरों में नहीं होगा लेकिन गाँव में और लोकल देहात में अभी भी ये चलन है कि अनाज के बदले में कुछ भी चीज़ ले लो आप, गाँव के पंसारी की दुकान से या
फिर कोई बेचने वाला आता है उससे, या कुछ भी ले लो, अभी भी चलता है। तो अनाज के बदले यह कुछ सब्जी वगैरह ले लिया करते और कुछ सब्जी या खेत मालिक से कह करके वहीं पर खेतों में उगा लिया करता, एक क्यारी छोटी सी बना करके। तो इस तरह से इनका समय अब अच्छे से कट रहा था। लेकिन दोस्तों अब एक और चिंता खाने लगी थी, इसकी बहन जवान हो चुकी थी। इसको चिंता होती है कि बहन की शादी हो जानी चाहिए, अब ये अकेली कब तक रहेगी, मैं तो अपाहिज हूँ, कब तक कैसे कैसे गुजारा होगा। लेकिन यहाँ पर इतनी हमदर्दी जो खेत का मालिक होता उसने कर दी थी। वह कहता है कि ऐसा कर, तू कोई लड़का ढूंढ ले अच्छा सा और हम ढूंढवा देंगे, तू चिंता मत कर, है तो हमारा पड़ोसी ही और हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, और इस अपनी बहन की शादी कर दे, क्योंकि जवान लड़की घर पर ठीक नहीं रहती, और कुछ पैसे हम दे देंगे, कुछ पैसे तू कर देना। अब कुछ पैसे वो कहाँ से करता, लड़का ढूंढ लिया जाता है जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, बीच में एक छोटा सा शहर पड़ता है और शहर के अगले ही साइड में वह गांव पड़ता है, यानी कि मुश्किल से होगा थोड़ी बहुत दूर, 30 किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर दूर होगा। शादी के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। अब जो लड़का होता है अपनी बहन के लिए कपड़े लत्ते खरीदने के लिए, उसके पास और तो कोई धंधा बिजनेस था ही नहीं, वह अपने उस मकान को अपने उसी खेत के मालिक के सामने गिरवी रख देता है कि बाबूजी, ताऊ जी कहता था गांव में, बाबूजी और मालिक नहीं चलता, ताऊ जी ये मेरा मकान है और मैं इसको गिरवी रख रहा हूँ आपके पास, और मेरी जो मैं कमाऊँगा आपके खेत में, क्योंकि अब मेरी बहन तो चली जाएगी विदा होकर, मेरा घर का खर्चा बहुत कम होगा, तो मैं जो कमाऊँगा उसमें से कटते रहेंगे और 5 साल 6 साल जितने भी समय लगेगा मैं आपके खेतों में काम कर दूँगा और उसके बदले में मेरा मकान गिरवी रख लो। तो जो खेत का मालिक होता है वो ऐसा कर लेता है और इसकी बहन के लिए पैसे का इंतज़ाम कर देता है और शादी जैसे तैसे कर दी जाती है। बहन की शादी हो जाती है दोस्तों। उससे पहले रक्षाबंधन जब आया करता था दोस्तों, जब बचपन में थे, तो जैसे कोई पड़ोस में बच्चा कोई आइसक्रीम खाया करता तो ये दोनों बहन भाई उनकी तरफ टकटकी लगा कर देखा करते। इन्होंने आइसक्रीम का स्वाद तक नहीं चखा था कैसी होती है। ऊपर से रक्षाबंधन जब आया करता तो और जो बहनें होती हैं वह तो अपने भाइयों की कलाइयों पर बाज़ार से लाई हुई राखियाँ बांधती थी, लेकिन ये एक ऐसी बहन थी जो धागा निकालती अपनी रजाई में से और उस रजाई के धागे से ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दिया करती और भाई उस धागे को खोला नहीं करता साल साल भर। सो कहता है मेरी बहन की राखी है। इतना इनके बीच में प्यार था। अब बहन शादी करके जा चुकी है, अब रक्षाबंधन का समय आता है तो बहन बड़ी अच्छी तरह से खुश होकर अपने पति को लेकर आती है, भाई को राखी बांधती है। भाई उपवास करता है जब तक बहन नहीं आती है। खेतों से बुलाती है भाई को, घर आने के बाद भैया आ जाओ मैं आ गई हूँ। भाई घर पर जाता है, खुश होता है, अपने जो जीजा लगता है रिश्ते में यानी बहन के पति को देखकर खूब दुआएं देता है, कहता है मेरी बहन को खुश रखना और तुम्हारा बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और रक्षाबंधन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब की बार बहन उसके लिए मिठाइयाँ लाई थी थोड़ी सी और राखी भी अब की बार बाज़ार से लेकर आई थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह साल गुजर जाता है। अब इसी तरह से मामला चल रहा था। अब आता है दूसरा रक्षाबंधन। दूसरे रक्षाबंधन में क्या होता है, जो बहन है वह पहले गर्भवती थी और रक्षाबंधन से 5-7 दिन पहले उसको बच्चा पैदा हो जाता है। अब आपको पता है जब औरत पर बच्चा पैदा होता है तो वो चारपाई पर रहती है, उसका जापा होता है गांव की भाषा में, और उसको खाली रखा जाता है, नहीं घूमने दिया जाता है ज़्यादा, बच्चे के पास रहती है माँ। तो अब यहाँ पर वह आ नहीं सकती थी अब की बार, अब वह आ नहीं सकती थी और भाई को राखी बंधवानी थी क्योंकि हर साल बंधवाया करता था। भाई इंतज़ार कर रहा है कि किस तरह से आ जाए और राखी बांध जाए मेरी बहन, उसका खूब इंतज़ार करता है। खाना भी नहीं खाया था, उपवास था, लेकिन बहन आ नहीं सकती थी। और अब भाई सोचता है, इधर उधर हताश सा घूम रहा था, सबकी बहनें आ चुकी थी। भाई सोचता है कि मैं ही बहन के पास चलूँ, लेकिन अगले ही क्षण विचार आता है कि मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, बहन के पास जाऊंगा क्या मुंह लेकर जाऊंगा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब वह इधर उधर से पैसे मांगने की कोशिश करता है उधार। किसी से कहता है भाई मुझे 200-500 रुपये दे दो और मुझे अपनी बहन के पास जाना है राखी बंधवाने के लिए। वो आ नहीं सकती है, उसको बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। वह अपने ताऊ जी के पास भी जाता है जिसके खेतों में वह काम किया करता था, लेकिन ताऊ तो वहाँ पर था नहीं, उस दिन बाहर शहर गया हुआ था। और उसकी जो ताई थी वह उसको धमका देती है, कह देती है कि यहाँ पैसे मांगने के लिए आ जाता है, यही बहुत है, हम तुम्हें अनाज दे देते हैं साल भर के साल भर, अब पैसे भी मांगेगा तू हमसे। उदास मुंह लेकर के उस घर से वापस निकल आता है।
आकर के अपने घर के आंगन में बैठ जाता है, माथे पर हाथ रखे हुए, क्या करूं, कैसे करूं, बहन से राखी ज़रूर बंधवानी है क्योंकि मेरी बहन मुझे याद कर रही होगी। उसके बाद दोस्तों उसके मन में एक विचार आता है कि माँ के पुराने बक्से को क्यों ना खोला जाए। माँ के कपड़े लत्ते रखा करते थे उसमें, उन बक्सों को वह ज़्यादा खोलते नहीं थे कि माँ बाबा के सामान है, रखे रहने दो याद के तौर पर। तो माँ का एक पुराना बक्सा था, उसको वह खंगालता है, उसमें सारे लत्ते कपड़ों को बाहर निकाल देता है। पैसे तो मिलते नहीं हैं लेकिन एक बचपन का सामान मिल जाता है। बचपन में वह एक छल्ला पहना करता था अपने पाँव के अंगूठे में, जो कि उसके माँ बाप ने उसके लिए चांदी का बनवाया हुआ था। अब वह छल्ला मिल जाता है, छल्ला मिलते उसकी थोड़ी खुशी बढ़ती है। अब वह तुरंत घर का दरवाज़ा लगा करके सुनार के घर जाता है। सुनार उस छल्ले को देख करके कहता है भाई इसके तो मैं सिर्फ 300 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा का है ही नहीं। अब यह सुन करके वह उदास हो जाता है कि 300 रुपये में क्या होगा, लेकिन हार करके वह कह ही देता है कि आप 300 रुपये दे दीजिए, आप 300 रुपये दे दीजिए, कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। 300 रुपये जब सुनार उसके हाथों पर रखता है तो वो रुपयों को लेकर माथे से लगाता है, खुश हो जाता है, जेब में रख करके घर आता है। घर आकर के वह हाथ मुंह धोता है कि अब मैं भाई बहन के पास जाऊंगा और इन 300 रुपये में से 100 रुपये का तो किराया लग जाएगा आने जाने में, 50-50 रुपये, और 100 रुपये की ले जाऊंगा मिठाई, क्योंकि मेरी बहन को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। बचपन में भी बेसन के लड्डू मांगा करती थी और तब मैं उसको खिला नहीं पाया, लेकिन आज उसको खिलाऊंगा और 100 रुपये अपनी बहन के हाथ पर उसको दे कर आऊँगा। अब तो दोस्तों वह तैयार हो जाता है, खुश था, और हाथ मुंह धोने के बाद घर का ताला लगा करके बैसाखी उठाता है और बैसाखी को बगल में लगाता हुआ और वह अपनी बहन के गांव जाने लगता है। उधर उसकी जो बहन थी वह परेशान थी, उसकी आंखों में आंसू थे कि मेरा भाई आज उसने खाना भी नहीं खाया होगा, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और अपने पति से कहती है कि तुम मुझे ले चलो, चाहे जो भी हो देखा जाएगा, मुझे कुछ होगा ऐसा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और मुझे ले चलो, तुम बाइक लेकर आओ कहीं से। तो उसका पति अपने दोस्त की बाइक लेकर आता है, क्योंकि वह भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, अपने जैसा ही ढूंढा था, ज़्यादा अमीर नहीं थे लेकिन ठीक ठाक था घर। बाइक लेकर आता है, बाइक पर अपनी पत्नी को बिठाता है, जो उसका पति होता है उमेश और पत्नी का नाम सरिता है, बहन का नाम, और इस भाई का नाम होता है गोपाल। ये मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है। तो अब यहाँ पर गोपाल उधर अपने गांव से अपनी बहन की तरफ चलने लगता है। इधर से बहन तैयार हो जाती है और अपने नवजात बच्चे को कलेजे से लगा करके बाइक पर बैठ करके अपने भाई के घर की तरफ रवाना हो जाती है। गांव से बाइक लेकर जैसे वह गांव के अड्डे की तरफ निकलते हैं, बड़ी सड़क पर चढ़ते हैं, और वहां पर चढ़ करके जैसे वे जाने लगते हैं तभी दोस्तों वहां पर जो भाई गोपाल है, हाथ में मिठाई, बेसन की लड्डू का मिठाई का डिब्बा और एक हाथ में बैसाखी कंधे से लगाकर वह वहाँ पर पहुँच चुका था। एकदम से उसकी नज़र अपनी बहन पर पड़ती है, और बहन जो कि मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने पति के साथ और सड़क पर चढ़ चुकी थी और जाने लगे थे। लेकिन इतने में ही गोपाल आवाज़ लगाता है, सरिता सरिता मैं तो यहाँ आ गया, तुम कहाँ जा रही हो। यह आवाज़ लगाते लगाते उसको सुनाई नहीं देता सरिता को। फिर ये थोड़ा सा दौड़ता है बैसाखी से सड़क पर और फिर से आवाज़ लगाता है, सरिता बहन मैं तो आ गया, तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे पास ही आ गया। लेकिन दोस्तों इतने में ये अपनी बात कह पाता, सड़क पर एक ट्रक आता है और इसको उड़ा देता है। अब यह एक्सीडेंट इसका हो चुका है। एक्सीडेंट को देखकर बहुत सारे लोग वहाँ पर एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। सरिता और उसके पति की भी नज़र पड़ती है, भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ है। वह भी वापस दौड़ कर आते हैं, भाई कोई गांव का है, कौन है। तो वापस आते हैं, आकर जब देखते हैं तो सड़क के ऊपर सरिता का भाई गोपाल पड़ा हुआ था। वहीं पर उसकी जो बैसाखी है वो टूट चुकी थी, वो पड़ी थी, और वहीं पर भाई पड़ा हुआ, उसकी सांसें मतलब थम सी जा रही थी। एकदम से भाई को देख करके जो बहन वह गस खाकर गिर जाती है, और उसका पति उसके बच्चे को संभालता है, उसको भी संभालता है और अपने भाई के पास गिर जाती है। लेकिन इतने में ही भाई आंखें खोलता है और कहता है, अरे सरिता तुम रोती क्यों हो, मैं आ तो गया ना, देखो मैं आ गया, और तुम मुझे अब कलाई पर राखी बांधो जल्दी से। अब जो बहन होती है वह रो रही है, भाई के माथे पर हाथ फेर रही है, लेकिन भाई कहता है बहन राखी बांधो जल्दी से। तो वह भाई के हाथ पर रोती रोती राखी बांधने लगती है। उसके बाद जो भाई होता है कहता है कि ये लो 100 रुपये तुम्हारी राखी बंधाई के, और वह कहता है कि देखो वो डब्बा पड़ा है दूर,
उसको उठा कर लाओ। तो कोई वहाँ पर भीड़ में खड़े हुए लोग थे, वो डब्बा उठा कर लाते हैं। भाई डब्बे को खोलता हुआ बैठ गया था, थोड़ी देर के लिए हंस रहा था वैसे बहन के सामने, और डब्बे को खोलता, उसमें थोड़े से बेसन के लड्डू थे, आधा किलो या फिर पाव भर या जो भी कुछ थे, और उनको दिखाता, देख बहन तू लड्डू मांगा करती थी ना बेसन के, और मैं तेरे लिए बेसन के लड्डू लाया हूँ। बहन उन लड्डुओं को देख करके और रोने लगती है। भाई एक लड्डू उठाता है, बहन को खिलाता है, कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घबरा क्यों रही हो, मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं, इसने ट्रक ने धक्का मार दिया था और यहाँ पर गिर गया। अब यह बात सुनकर बहन को थोड़ी तसल्ली तो आती है, चलो भाई अच्छी बात कर रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लड्डू भाई को भी खिलाती है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, देख रहे थे, वो भी थोड़े से उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, भाई कहता है कि मुझे उठाओ, देखो मेरी बैसाखी तोड़ गया है ट्रक वाला। वह जैसे ही खड़ा किया जाता है, बहन और जीजा और कुछ लोग उसको खड़ा करते हैं और कंधे का सहारा देते हैं, लेकिन 2 कदम रखने के बाद ही पता नहीं उसको क्या होता है, वह ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। और दोस्तों सांसें थमती हुई देख करके जो बहन और जीजा होते हैं वह रोने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो और लोग खड़े हुए थे वह भी रोने लगे थे और उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एक भाई जिसने बचपन से लेकर जवानी तक दुख देखा, बहन को पाला पोसा बड़ा किया, बहुत प्यार करता था, शादी करवाई और बहुत ही ज़्यादा उसमें उसका मन था, अपनी बहन से बहुत ज़्यादा लगाव था, और अंत में इस तरह से एक दुर्घटना के चलते हुए अपनी बहन से जुदा हो गया और भाई को मरता हुआ देख करके बहन रोती हुई अकेली रह गई। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, बहन भाई की कहानी, और सुन करके मैंने जब ये लिखी थी यकीन मानिएगा आंखों में आंसू आ गए थे और बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लोगों के नाम नहीं ले सकता हूँ। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।